गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 4 इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब जब हमें पता चल गया है कि एडवर्टाइजिंग इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे प्रमोशन मिक्स का, जिससे कि हम लार्ज ऑडियंस के साथ बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि एडवर्टाइजिंग को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहा जाता है। आज इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिकली जो है एडवर्टाइजिंग एक बिज़नेस पे क्या क्या असर डालती है। जो इसका फर्स्ट एस्पेक्ट है दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड प्राइजेस। इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये माना जाता है कि एडवर्टाइजिंग से डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड की वजह से मार्केट साइज़ बढ़ता है। मार्केट साइज़ के बढ़ने से मास प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। जब कंपनियां मास प्रोडक्शन करती हैं तो इससे उन्हें इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल के फ़ायदे होते हैं। जब लार्ज स्केल पे काम करती है एक कंपनी तो ऑटोमेटिकली उसके जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि लार्ज स्केल पे काम करने से उन्हें काफ़ी सारी बचतें होती हैं। सेकंड जो है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट एक एस्पेक्ट है पूरी कॉस्ट पिक्चर का, और दूसरा एस्पेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, यानी ये जो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ही एक पार्ट है। एडवर्टाइजिंग की मदद से पर्सनल सेलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, यानी पर्सनल या सेल्समैन बन करके कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती। जो बायर्स हैं वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, उन्हें डिटेल्ड नॉलेज होती है और वो खुद ही प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए खींचे चले आते हैं, जिसको कि हम पुल स्ट्रैटेजी ऑफ एडवर्टाइजिंग कहते हैं, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी कम कर देती है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग के जो खर्चे हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अब थर्ड इफ़ेक्ट होता है प्राइजेस पे। जो प्राइजेस पे इफ़ेक्ट है, ये कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग से प्राइजेस वैसे चीज़ों के बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम सपोर्टर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करें तो वो ये कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग से चीज़ों के दाम जो हैं वो घट जाते हैं। एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाती है, और ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होने की वजह से एक कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास आते हैं, जिससे कि चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं। इसका क्लियर एग्जाम्पल है आजकल के हमारे कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स। इसके बारे में हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आजकल के ज़माने के कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और एयर कंडीशंस। जैसे ही इनकी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होनी शुरू हुई है, वैसे ही इनके खर्चों में कमी आने की वजह से इनके दाम जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं। ये जो इफ़ेक्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और प्राइजेस पे, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल की मदद से कर सकते हैं। ये हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है। से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस 5 लाख है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपये पर यूनिट है, और इस वक्त प्रेजेंटली जो है फर्म 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। तो उसकी अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालें तो कैसे रहेगी? फ़िक्स्ड कॉस्ट हो गई 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हो गई 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 50 रुपीज़ पर यूनिट, दैट इज़ 15 lakhs। टोटल कॉस्ट हो गई 15 और 5 20 लाख। पर यूनिट कॉस्ट अगर हम निकालें, यानी 20 लाख को हम डिवाइड करेंगे 30,000 यूनिट से, तो रेट आता है हमारा 66.67। अब मान लो कि यही कंपनी एडवर्टाइजिंग करने की सोचती है और एडवर्टाइजिंग पे वो 2 लाख रुपए खर्चा करती है, जिसकी वजह से उसकी सेल्स जो है वो 50,000 यूनिट्स तक बढ़ जाती है। और इस स्केल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट है जो वो 50 रुपये से कम होकर के 45 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हो जाती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी बल्क में ख़रीदा जाता है और पर्सनल सेलिंग के खर्चे भी जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो प्रोडक्शन कॉस्ट जो अब निकाली जाएगी वो इस तरीके से होगी। कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50,000 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 45 से, दैट इज़ 22,50,000। जो एडिशनल एडवर्टाइजिंग का खर्चा हुआ वो है 2 लाख। इन सब का टोटल मिला के हो गया 29,50,000 और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी हो गई 29,50,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 यूनिट से, जो कि आ गई हमारी 59 रुपीज़। तो अगर हम देखें कि एडवर्टाइजिंग करने की वजह से इस कंपनी का जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कम हो गया, वो 66.67 से लेकर के 59 रुपीज़ हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑन डिमांड। जो डिमांड है उसके ऊपर भी एडवर्टाइजिंग का काफ़ी असर पड़ता है। जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पहली बार एडवर्टाइजिंग हो रही है उनकी तो प्राइमरी डिमांड इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसकी भी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ती है, क्योंकि ऑडियंस को एडवर्टाइजिंग के द्वारा प्रोडक्ट की नीड के बारे में बताया जाता है और रैशनल और इमोशनल अपील के द्वारा उन्हें आकर्षित किया जाता है। यहाँ पर रैशनल अपील का मतलब है लोगों को चीज़ों के दाम बता करके और उनसे होने वाले कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं उनके बारे में बताया जाता है। और इमोशनल अपील का मतलब है प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस के बारे में कंज्यूमर्स को बताकर उसकी यूटिलिटी के बारे में जानकारी दी जाती है। इमोशनल अपील में हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस जो है वो इमोशनल अपील का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें ये बताया जाता है कि इंश्योरेंस अगर आप करवाते हैं ये आपका एक बार का खर्चा है, लेकिन इसके करवाने से आपके ना होने पर भी आपके फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी पॉइंट में क्रिटिक्स जो हैं एडवर्टाइजिंग के वो आर्ग्यू करते हैं कि जो डिमांड है वो बढ़ती नहीं है, यानी देयर इज़ नो रियल इंक्रीज़ इन डिमांड। सिर्फ जो डिमांड है वो एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के पास शिफ्ट हो जाती है। लेकिन असल में ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं क्रिटिक्स के ये बेसलेस हैं। जो एडवर्टाइजिंग है वो वास्तव में ही एडिशनल डिमांड क्रिएट करती है, क्योंकि वो नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके मन में चीज़ों को रिप्लेस करने की जो नीड है उसको पैदा करती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कार्स, टीवी, एयर कंडीशनर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा। यानी कि आजकल ये जो प्रोडक्ट्स हैं सभी के घर में एक एक होने की बजाय 3-3, 4-4 भी देखे जा सकते हैं। तीसरा जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है एडवर्टाइजिंग का कंपटीशन पर। एडवर्टाइजिंग की मदद से कंपटीशन की भावना पैदा होती है अलग अलग जो ब्रांड्स हैं सेम प्रोडक्ट की उनके अंदर। कंपनी जो है काफ़ी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं रीज़नेबल प्राइस पे देने की कोशिश करती है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कंपनी अपने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में, अपने रीज़नेबल प्राइस के बारे में, अपनी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के बारे में अपने कस्टमर्स को बता सकती है। तो यहाँ से एक अच्छे कंपटीशन की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पर भी क्रिटिक्स जो हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो नई फर्मों के आने पर रोक लगाती है। दे क्रिएट बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, क्योंकि ये जो बड़ी फर्में हैं ये इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल इंजॉय करती हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एफिशिएंट मीडिया जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट जो है वो कम्प्लीटली सही नहीं है, क्योंकि कोई भी नई फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है और अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करके और अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे करके वो अपना मार्केट में शेयर बना सकती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है होंडा का। होंडा कंपनी ने जब अपना एक्टिवा 2 व्हीलर निकाला तो ऑलरेडी जो है काइनेटिक कंपनी इस्टेब्लिश्ड थी, लेकिन होंडा ने बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग की, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, तो आज होंडा ने भी एक अपना बड़ा मार्केट शेयर जो है वो बना लिया है।
अब चौथी बात हम करेंगे इफ़ेक्ट ऑन कंज्यूमर्स चॉइस की। एडवर्टाइजिंग का जो है कंज्यूमर की चॉइस पे एक फेवरेबल इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी एडवर्टाइजमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है अलग अलग ब्रांड्स के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनके फीचर्स क्या हैं, प्राइस क्या है, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी यानी वो चीज़ें कहाँ मिलती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी एडवर्टाइजिंग देता है। कंज्यूमर्स जो है इन सभी चीज़ों के कंपैरेटिव स्टडी करके एक अपना अच्छा सा डिसीजन ले सकता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना है और कहाँ से लेना है। अब यहाँ पर भी क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो अननेसेसरली परसुएड करती है बायर्स को एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए, लेकिन ये बात जो है वो सही नहीं है। कोई भी एडवर्टाइज़र धक्का नहीं करता किसी भी कंज्यूमर के साथ कि वो उसकी ही चीज़ ले। कंज्यूमर्स के पास चॉइस होती है कि वो अपने आप चीज़ों को देखें, समझें और जो उन्हें पसंद हो वो उन्हें लें। यानी एडवर्टाइजिंग में जो परसुएशन है इट ओनली इम्पेल्स द कंज्यूमर बट डज नॉट कंपेल हिम। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा इफ़ेक्ट है वो आता है हमारा बिजनेस साइकिल पे। बिजनेस साइकिल जो होती है यानी बिजनेस जैसे हमारा बूम में जाता है, रिसेशन में जाता है, रिकवरी मोड में जाता है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि बिजनेस साइकिल्स जो है उसके ऊपर भी एडवर्टाइजिंग काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है। असल में यहाँ पे जो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं वो ये कहते हैं कि जब बूम पीरियड है, बूम पीरियड में क्या होता है कि मार्केट में खूब सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है और लोगों के पास भी खूब पैसा अवेलेबल होता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं बूम पीरियड के दौरान। तो यहाँ पर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो एडवर्टाइज़र्स हैं वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजिंग पे बूम पीरियड में, जबकि रिसेशन पीरियड में जब मार्केट में सामान भी कम है और लोगों के पास पैसा भी कम है तब ये जो कंपनी है वो एडवर्टाइजिंग पे कम खर्चा करती है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये काफ़ी हद तक सही है, असल में ऐसा ही होता है। इससे क्या होता है जो बिज़नेस साइकिल है वो और ज़्यादा वाइडन हो जाती है। अब यहाँ पर ये किया जा सकता है कि जो ये एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनियाँ हैं वो बूम पीरियड में कम एडवर्टाइजिंग करें, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लोग जो है चीज़ें खरीदने को तैयार हैं, उन्हें इंड्यूस करने की ज़रूरत या उनको परसुएड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो रिसेशन पीरियड है वहाँ पर कंपनियाँ कम एडवर्टाइजिंग करें। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑन द नेशनल इनकम। अब एडवर्टाइजिंग से डिमांड प्रमोट हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इंडस्ट्रियाँ बढ़ती हैं, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ होती है, सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ होती है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। तो इन सभी के रिज़ल्ट से नेशनल इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब इसी पॉइंट में क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो एक वेस्टफुल एक्सपेंस है और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, इससे केवल सिर्फ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर उनका ये मानना है कि एडवर्टाइजिंग से जो है डिमांड इंक्रीज़ नहीं होती और ना ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजिंग से डेफिनेटली जो है वो डिमांड बढ़ती है, नए प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, मार्केट्स एक्सपैंड होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिससे अल्टीमेटली नेशनल इनकम बढ़ती है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जो एडवर्टाइजिंग है वो अलग अलग तरीके की यूटिलिटी क्रिएट करती है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, परसेप्शन यूटिलिटी। जैसे कि सीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एडवर्टाइजिंग टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है, यानी उनकी डिमांड ऑफ सीज़न में भी करती है। जैसे कि से फॉर एग्ज़ाम्पल एसी है, एसी की ज़रूरत सर्दियों में नहीं होती, लेकिन अगर एडवर्टाइजिंग की जाए कि ये एसी डिस्काउंट पर अवेलेबल है तो उसकी डिमांड जो है वो सर्दियों में भी यानी ऑफ सीज़न पीरियड में भी क्रिएट की जा सकती है।
प्लेस यूटिलिटी यानी ऐसी जगह पे डिमांड क्रिएट करना जहाँ पर वो चीज़ें पहले बेची नहीं जाती थी। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्पल्स जो है वो कश्मीर में उगाए जाते हैं, लेकिन हरियाणा जैसी जगह पर उनकी डिमांड जो है वो एडवर्टाइजिंग से क्रिएट की जाती है। परसेप्शन यूटिलिटी का मतलब है पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना प्रोडक्ट की लोगों के दिमाग में। इस तरीके से जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि चीज़ों की जो है टाइम, प्लेस और परसेप्शन यूटिलिटी क्रिएट की जा सके। उसके बाद आता है इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एडवर्टाइजिंग जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों ही क्रिएट करती है। आजकल एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉपीराइटर्स, आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, पेंटर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स। ऐसे काफ़ी तरीके के लोग एड एजेंसीज़ में, मीडियाज़ में या आउटडोर एडवर्टाइजिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीके से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट का होना। इनडायरेक्टली भी जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि उसके होने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को काम पर रखा जाता है। 9th पॉइंट है हमारा इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। जो प्रोडक्ट क्वालिटी है एडवर्टाइजिंग की मदद से वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करने से जो अलग अलग ब्रांड्स हैं उस प्रोडक्ट के, उनके अंदर कंपटीशन पैदा होता है, और हर एक कंपनी के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो इस कॉम्पिटिशन्स में सक्सेसफुल हों, सक्सीड करें। और अगर एक एडवर्टाइज़र ये चाहता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले उसे बिज़नेस में, तो अच्छी एडवर्टाइजिंग के साथ साथ उसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी कंज्यूमर्स को देना पड़ेगा। यानी जो एडवर्टाइज़र्स एक ज़्यादा स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजिंग पे, उन्हें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एडवर्टाइज़र्स एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देते, यानी वो इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं। केवल वो एक बहुत अच्छी बढ़िया एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर एडवर्टाइज़र्स अच्छी एडवर्टाइजिंग करके इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे तो उनका बिज़नेस जो है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। 10वां पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे एडवर्टाइजिंग का क्या असर पड़ता है? एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कमी आती है, कंपटीशन बढ़ता है, इसलिए चीज़ों के दाम जो हैं वो कम हो जाते हैं। चीज़ों के दाम कम होने की वजह से डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो मिडिल इनकम लोग हैं या जो पुअर पीपल हैं, वो लोग भी ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पहले केवल रिच सोसाइटी के द्वारा ही कंज्यूम किए जाते थे। यानी अब कंज्यूमर्स के पास काफ़ी ज़्यादा वाइडर चॉइस है, वो अच्छे प्रोडक्ट्स को कम प्राइजेस पे ले सकते हैं। यानी कि जो एडवर्टाइजिंग है वो लोगों को अच्छी और बेहतर चीज़ें खरीदने के लिए परसुएड करती है, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। यानी ये कहा जा सकता है कि एडवर्टाइजिंग से जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। थैंक यू।